हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 4 प्राणी जगत। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्राणी जगत के बारे में जाना था कि प्राणी जगत जो होता है उसमें कितने फाइलम्स होते हैं। तो हमने जाना कि उसमें 11 फाइलम्स होते हैं। ठीक है, 11 फाइलम्स में हमने जाना कि उनको किस किस तरीके से डिवाइडेशन हुआ। उनको तो उनका संगठन के स्तर पर हुआ था, समिति के आधार पर हुआ था और प्रेगुआ के आधार पर हुआ था, जिसमें हम अपना पहले से ही पढ़ चुके होते हैं कि संगठन के स्तर पर कोशिकीय स्तर टाइप के होते हैं, ऊतक स्तरीय होते हैं, अंग स्तर होते हैं, अंग तंत्र स्तर होते हैं। ठीक है, और प्राणी जगत क्या होते हैं, बहुकोश के प्राणी होते हैं। उसके अंदर सभी कोई भी एक कोश के नहीं होता, सारे बहुकोश के होते हैं। दूसरा, समिति कैसी थी, सब में या तो असम्मित थे सारे या अर्यसम्मित थे, द्विपार्श्व सम्मित थे। और जो प्रेगुआ थी, किसी में अगुहे पाए जा रहे थे, कुछ कुटगुहे, कुछ प्रेगुहे पाए जा रहे थे। ठीक, ये तो हो गई थी इनके बारे में बात। ठीक है, अब हम बारी टू बारी यानी कि अपने संघ के बारे में बात करेंगे कि पोरीफेरा क्या है, नाइडेरिया क्या है, नाइडेरिया फिर सिलेंट्रेटा क्या है, टीनोफोरा क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या है, एस्क्लेलमिन्थीज क्या है, एनेलिडा क्या है, आर्थ्रोपोडा क्या है, मोलस्का क्या है, इकानोडर्मेटा क्या है, हेमिकोऑर्डेटा, कोऑर्डेटा, यानी कि ये सब क्या है और इनके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या फिर हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये पोरीफेरा से आ रहा है या फिर सिलेंट्रेटा से। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इनकी बेसिक बातें तो हम अपनी कर ही चुके थे। बेसिक जितनी भी नॉलेज थी इसके बारे में वो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके। तो अब आता है हमारा संघ पोरीफेरा। ठीक है, संघ पोरीफेरा के सबसे पहले हम देखते हैं सामान्यतः लक्षण इसमें क्या होते हैं कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी कि इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, समुद्री प्राणी होते हैं या फिर इसको लवणीय जल में पाए जाने वाले प्राणी भी कहते हैं। इनका शरीर जो होता है वो असममित एसिमेट्री टाइप होता है। इनमें कोशिकीय स्तर जो होता है वो शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो ये एक डायग्राम है साइकन का। तो ये डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे साइकन का, आप इसको देखिए ध्यान से। तो इसमें जो छोटे छोटे से ये तो यहाँ पे ये एक डायग्राम है इसका फुल, यानी कि इसकी जो बाहरी संरचना होती है वो इस तरीके से होती है और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, और इस ये जो स्पॉन साइकन है इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं, ओस्टिया, जिसके द्वारा इनमें जल इनके अंदर जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया साइकन का, यानी कि ये तो हो गया इसका आउटर स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इनका, इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले तो इसमें ऑस्क्यूलम पाए जा रहे हैं, यानी कि एक्सकरंट पोर क्या करते हैं, ये पानी को बाहर निकालते हैं। और दूसरे इसमें कॉलर सेल पाई जा रही है, यहाँ पे ये कॉलर सेल पाई जा रही हैं। स्पंजो कोयल पाई जा रही है, स्पंजो सील पाई जा रही है, ओस्टिया पाया जा रहा है जिसको ओस्टियम बोलते हैं। ओस्टिया यानी कि रोम छिद्र जो पाए जाते हैं जिनके द्वारा पानी इनमें अंदर आता है, यानी कि जिनके द्वारा ये पोषण करते हैं, अपना पानी का अवशोषण करते हैं ये ओस्टिया के द्वारा। इसको बोलते हैं इनकरंट पोर, यानी कि जिनके द्वारा अंदर जाता है। ऑस्क्यूलम होता है एक्सकरंट पोर, जिसके द्वारा बाहर जाता है। और होते हैं इसमें पोरोसाइट्स होती हैं जिनको पोर सेल बोलते हैं, स्पिक्यूल होते हैं, और पिनोसाइट्स होती हैं जिनको एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। यानी कि जितनी भी हैं ये सारी एपिडर्मल सेल्स हैं जिनको पिनोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये होगी साइकन के बारे में बात। तो जानते हैं कि इनके जो जितने भी हैं इनके नेम है, यानी कि जितने भी इनके अंदर पाए जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में जितनी भी चीज़ें पाई जा रही हैं, इनका क्या क्या काम है और करते क्या हैं ये। तो सबसे पहले तो इनमें ऊतक नहीं पाया जाता। ठीक, स्पंज में जो जल परिवहन तंत्र होता है वो नाल तंत्र में पाया जाता है, और जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्ट्रिया के द्वारा केंद्रीय स्पंज गुहा स्पंजोकोइल में जाता है और बड़े रंध्र ऑस्क्यूलम द्वारा बाहर निकलता है। यानी कि ऑस्ट्रिया के द्वारा अंदर जाता है और जो ऑस्क्यूलम होता है उसके द्वारा बाहर निकलता है। और ये जल परिवहन का रास्ता भोजन को जमा करने का होता है और श्वसन तथा उत्सर्जन में भी ये सहायक होता है। यानी कि ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम जो होते हैं श्वसन और उत्सर्जन में भी सहायक होते हैं। और जो कॉलर कोशिकाएं होती हैं, कोइनोसाइट्स होती हैं, स्पंजुका तथा नाल तंत्र को आकर्षित करती हैं। ठीक है, इनमें पाचन कोशिकाएं होती हैं। इनके शरीर पर कठिकाएं स्पिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो कठिकाएं हैं ये स्पिक्यूल्स होते हैं इनके शरीर पर। ये क्या करते हैं, स्पंजी तंतु का बना हुआ कंकाल होता है जो इनको शरीर को आदान प्रदान करता है, यानी कि शरीर को जो डिवाइडेशन करता है, यानी कि किस तरीके से उनका आउटर स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जो आदान प्रदान होता है इनकी बॉडी का, वो क्या करते हैं, वो स्पिक्यूल्स करते हैं। ठीक, उसके बाद जो स्पंजी प्राणी होते हैं वो नर और मादा पृथक नहीं होते, यानी कि एक ही में पाए जाते हैं। जैसे कि प्लांट में हम बात करते हैं कि फ्लावर होता है, फ्लावर क्या होते हैं, कुछ फ्लावर्स उभयलिंगाश्री होते हैं। उभयलिंगाश्री यानी कि उनमें नर और मादा दोनों एक ही पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही में पाए जाते हैं। हम फ्लावर्स देखते हैं उसी तरीके से ये भी नर और मादा इनमें पृथक नहीं होते, एक ही पार्ट में पाए जाते हैं। इन्हें उभयलिंगाश्री भी कहते हैं। ठीक, यानी कि हर्मोफ्रोडाइट।
इनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है, यानी कि इनका विखंडन होता है, विखंडन द्वारा इनमें अलैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन नर और मादा युग्मकों के मिलने से होता है। लेकिन नर और मादा क्या होते हैं, एक ही में होते हैं, तो अंदर ही इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, आउटर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जो हमारे फर्टिलाइजेशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल यानी कि आंतरिक, और आउटर यानी कि बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन में क्या होता है जी, बाहरी जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वो बाहरी होता है, यानी कि 2 लोग होंगे वो आपस में संयुग्मन करेंगे, नर और मादा। ठीक। इंटरनल में क्या होगा कि नर और मादा अंदर ही फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है। निषेचन आंतरिक होता है और परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष पता है क्या होता है कि जब जनन के टाइम पे, जनन के बाद जो भ्रूण बन जाता है, और भ्रूण का बाद जब जन्म हो जाता है उसका, तो वो माता पिता के समान नहीं दिखता। यानी कि मेंढक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेंढक जब मेंढक जन्म देता है किसी को, सबसे पहले तो अंडे बनते हैं, अंडे होते हैं, अंडे के अंदर से छोटे छोटे से मेंढक नहीं बनते कुछ। आप अगर उसकी अंडे के फूटने के बाद की प्रोसेस देखेंगे फर्स्ट डे, तो उसमें एक मछली टाइप लार्वा पाया जाता है, जिसको टेडपोल बोलते हैं, यानी कि मेंढक का लार्वा भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि वो मछली जैसी संरचना, उसमें मछली जैसी पूंछ निकली हुई होती है, और उसके बाद वो धीरे 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 वो मेंढक की शेप में अपने आप आते चले जाते, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष परिवर्धन, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वो, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। इसमें क्या होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेंढक का जो लार्वा होता है वो होता है, यानी कि जनन के टाइम पे कुछ और होता है, और उसके बाद जब वो वयस्क होता है वो कुछ और दिखता है। तो वैसा ही स्पंज में होता है कि जनन के टाइम पे कुछ और होते हैं, और वयस्क होने पर ये कुछ और दिखाई देते हैं। इनकी जो शारीरिक भित्ति होती है उसमें 2 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर एक्टोडर्म, और दूसरा अंतः स्तर एंडोडर्म। दोनों स्तरों के बीच जेली जैसा मीजेनकाइमा पाया जाता है, जिसमें सिलिका और स्पंजी तंतु के बने विभिन्न सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं, जो जंतु शरीर के कंकाल की रचना करते हैं। यानी कि जो अंतः स्तर और बाह्य स्तर होते हैं, दोनों स्तरों के बीच में जेली जैसा मीजेनकाइमा पाया जाता है, जिनमें सिलिका होती है और स्पंजी तंतु के बने विभिन्न सूक्ष्म तंतु होते हैं, जो जंतु के शरीर की कंकाल की रचना करता है। अब आते हैं इसके उदाहरण, यानी कि पॉरीफेरा संघ में इतना ही है, बस इसके लक्षण ही जानने हैं। एग्जाम्पल इसके बता देती हूँ मैं, बस ये बहुत ही छोटा संघ है आपका, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा संघ है आपका। ठीक। इसके उदाहरण है साइकन, जो हम पहले डायग्राम में दिख चुके हैं। दूसरा स्पोंजिला। स्पोंजिला आपको पूछा जाता है कि मीठे जल में पाए जाने वाला जो पॉरीफेरा संघ का जंतु है उसका नाम बताइए, तो वो होता है स्पोंजिला। तीसरा होता है यू स्पोंजिया। फोर्थ होता है स्नान स्पंज, यानी कि बाथ स्पंज, जो कि हम नहाने में नहाने में जो स्पंज यूज़ करते हैं वो बाथ स्पंज होता है, इसका नाम भी स्नान स्पंज ही होता है। तो ये हो गया आपका पॉरीफेरा संघ के बारे में। अब नेक्स्ट हम जानेंगे नाइडेरिया फिर सीलेंट्रेटा संघ के बारे में।